पांडे आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी तरह तरह की आवाज़ों से भरी है। आवाज़ सुहानी, सुरीली और आरामदायक भी हो सकती है, पर अगर आवाज़ की तीव्रता बढ़ जाए और बढ़ा दी जाए तो यही घातक भी हो सकती है। ध्वनि प्रदूषण यानी नॉइज़ पोल्यूशन से कई बीमारियां भी हो सकती हैं, जैसे बहरापन, दिल की कई बीमारियां और मानसिक तनाव, नींद का न आना। आवाज़ सभ्यताओं का विकास का एक अहम माध्यम रहा है, हमारे ज़िंदगी का एक अटूट हिस्सा, पर आज ये घातक हो रहा है दुरुपयोग से। तो आइए देखते हैं अर्थ मैटर्स में नॉइज़ पोल्यूशन। दुनिया 21वीं सदी की तेज रफ्तार जिंदगी से तालमेल मिलाने की कोशिश कर रही है। जाहिर है, आधुनिक अंदाज वाली इस जीवन शैली से तनाव बढ़ रहे हैं। आज एक नया और अदृश्य खतरा अपना सिर उठा रहा है, ध्वनि प्रदूषण। आवाज पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति का प्रतीक है। ये मनुष्य की विकास प्रक्रिया का आधार है। जलपोत तेल, दुश्मन की पनडुब्बियों और सुरंगों का पता लगाने के लिए सोनार का इस्तेमाल करते हैं। मछली पकड़ने वाली नौकाएं आजकल सोनार से सज्जित होती हैं। सोनार एक पल्स भेजती है जो मछलियों से टकराकर वापस आ जाती है और उनकी स्थिति और आकार बताती है। ध्वनि तरंगों का इस्तेमाल विमानों की स्थिति जानने के लिए भी किया जाता है। अल्ट्रासोनिक तरंगों का इस्तेमाल नाजुक उपकरणों को साफ करने के लिए किया जाता है। अल्ट्रासोनिक ध्वनि के जरिए डॉक्टर अजन्मे बच्चे के शरीर की जांच करते हैं। ध्वनि स्क्रीन पर छवि का रूप धारण कर लेती है और यह गर्भकाल की निगरानी का सबसे सुरक्षित तरीका है। हम ध्वनि का कई रूपों में अनुभव करते हैं। आवाज हमें खुशगवार लग सकती है, ये हमें हिम्मत बंधा सकती है और ये हमें आनंद की अनुभूति भी करा सकती है। लेकिन सवाल है कि हम ध्वनि सुनते कैसे हैं? इंसान के कान में 3 भाग होते हैं, बाहरी, मध्य और भीतरी कान। कान के अन्य अंग हैं कान का पर्दा, हैमर, एनविल यानी निहाई और प्रतिध्वनि उत्पन्न करने वाली हड्डी। कान के मध्य और भीतरी हिस्से में अर्धवृत्ताकार नलिका होती है जो द्रव्य से भरी होती है। इसके अलावा सुनने वाली तंत्रिकाएं महीन बालों जैसी तंत्रिकाओं से ढकी होती हैं। मिसाल के लिए, किसी घंटी की आवाज बाहरी श्रवण नलिका से दाखिल होती है और कान के पर्दे पर आघात करती है, जिससे इसमें थरथराहट होती है। इससे हैमर बोन सक्रिय हो जाती है जो एनविल तक यही संकेत पहुंचाती है। जब तरंगें संवेदनशील तंत्रिकाओं पर आघात करती हैं तो लाखों बेहद सूक्ष्म तंत्रिका बाल रिसेप्टर की तरह काम करते हैं और इन तरंगों को विद्युतीय तंत्रिका संकेतों में बदल देते हैं।
मस्तिष्क इन संकेतों को समझकर इन थरथराहटों को विद्युतीय आवेगों में बदल देता है और इस तरह हम ध्वनि सुनते हैं। ना ही इसे हम स्मेल कर सकते, ना हम टेस्ट कर सकते, पर यह भी आज के ज़माने का सच है कि हम इससे बच भी नहीं सकते। ऑलमोस्ट हर जगह जहाँ भी हम जा सकते हैं, चाहे हम अर्बन एरिया में हैं चाहे हम रूरल एरियाज़ में हैं, साउंड से हम इस तरह से त्रस्त हैं कि या तो वो ट्रैफिक की नॉइज़ है या रेल की नॉइज़ है या एरोप्लेन की नॉइज़ है, नहीं तो इसके अलावा हमें शोर सुनना पड़ता है अपने घर के गैजेट्स का। इसके अलावा मार्केट प्लेस में जनरेटर्स चल रहे होते हैं, लाउड स्पीकर्स चल रहे होते हैं या लोगों की बातचीत की आवाज़। कुल मिला के इससे बचाव नहीं है। शोर की परिभाषा हर व्यक्ति के हिसाब से अलग अलग होती है। कुछ लोगों के लिए इंजन का शोर संतोष देने वाला या रोमांचित करने वाला होता है। दूसरी तरफ रात को 2 बजे अगर किसी पड़ोसी के यहां संगीत की ऐसी थाप जारी है जो मुश्किल से ही सुनाई देती हो, तो वो भी तनाव का कारण बन सकती है। शहरों में रहने वाले हम में से ज्यादातर लोगों को ध्वनि का हमला झेलना पड़ता है। शोर खामोशी से जान लेता है और आज इसे सबसे ज्यादा विकृत प्रदूषक माना जाता है और इससे सेहत को गंभीर खतरा है। कान में जो समस्याएं आती हैं सुनाई की वजह से, नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से, एक तो हम सुनाई देने की तंत्र पे करते हैं बात, तो उसमें आपको सुनाई देने में कमी और उसके अलावा कानों में सीटियां बजनी शुरू हो जाएं। जब आवाज़ नहीं भी है तो आवाज़ आपको आती रहे। तो सुनाई देने की कमी के अलावा आदमी को सर दर्द शुरू हो जाता है, आदमी को थकावट सी महसूस होनी शुरू होती है, आदमी हर वक्त थका थका महसूस करता है और यहाँ तक कि इवन हार्ट अटैक तक हो सकते हैं, स्ट्रोक्स हो सकते हैं। आवृत्ति और स्वर के आधार पर हमारा शरीर ध्वनि को या तो संप्रेषण के रूप में या चेतावनी के रूप में लेता है। ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है। 0 से 10 डेसिबल की ध्वनि को सुनने की शुरुआत कहा जा सकता है। बातचीत की ध्वनि 60 डेसिबल के आसपास होती है, जिसका स्तर स्वीकार्य माना जाता है। यदि ध्वनि 100 डेसिबल से ऊपर पहुंच जाए तो यह तकलीफ देने लगती है। डिस्कोथीक में संगीत 120 डेसिबल से भी ज्यादा पर बजाया जाता है। इतनी तेज आवाज वाले संगीत के कारण ज्यादातर संगीतकार आंशिक रूप से बहरे हो जाते हैं। 120 डेसिबल पर कान में दर्द होना शुरू हो जाता है, लेकिन कान को नुकसान पहुंचना लगभग 85 डेसिबल पर ही शुरू हो जाता है। यदि इतनी तेज आवाज को 100 मिनट तक सुना जाए तो सुनने वाली तंत्रिकाओं को चोट पहुंचती है। कान को अपनी सही स्थिति में पहुंचने के लिए 24 घंटे लगते हैं। यदि बार बार इतने तेज शोर को सुना जाए तो कानों को स्थायी रूप से नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन हम में से बहुत से ध्वनि प्रदूषण के खतरों के प्रति आगाह नहीं है। आवाज़ से देखो थोड़ा सा तेज बोलना पड़ता है। हमारा काम ही यही है टक 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 करना। तो जब कोई आते काम बंद करके बात करना पड़ता, तो उनको बोल देता थोड़ा जोड़े बोलो। सुने में जब सो जाता ऐसा लग रहा कोई आवाज़ में कोई आवाज़ टक 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 जैसा हम डेंटिंग करते आवाज़ आ रही है। मिसाल के लिए यदि हम किसी पटाखे की आवाज सुने तो मस्तिष्क एड्रेनालिन ग्लैंड को शुरू कर देता है। एड्रेनालिन खून में शामिल होनी शुरू हो जाती है, जिससे ब्लड प्रेशर, सांस और हृदय की धड़कन बढ़ जाते हैं। इससे रक्त वाहिकाएं सिकुड़ने लगती हैं, मांसपेशियां तन जाती हैं और आंख की पुतली सिकुड़ जाती है। सुनने की योग्यता मस्तिष्क को संदेश भेजकर उसे आपातकालीन स्थिति के लिए तैयार करती है। विज्ञान ने यह सिद्ध कर दिया है कि अजन्मा बच्चा अपनी मां के गर्भ में भी सभी आवाजें सुन सकता है। इसी बात की पुष्टि हमारे प्राचीन ग्रंथ महाभारत में भी होती है, जहां अभिमन्यु ने अपनी मां के गर्भ में ही चक्रव्यूह तोड़ने की विधि जान ली थी। किसी भी भ्रूण में कान पहला ऐसा अंग होता है जो पूरी तरह विकसित हो जाता है। अजन्मा भ्रूण सबसे पहली जो आवाज सुनता है वो उसकी मां के दिल की धड़कन की होती है। तेज शोर से भी बच्चा डर सकता है और उसे आघात पहुंच सकता है, जिससे उसकी दिल की धड़कन बढ़ जाती है।
सौभाग्य से मां के दिल की धड़कन बच्चे को शांत रखती है। प्रेगनेंसी के बाद या जन्म के बाद जब उन्हीं बच्चों को देखा जाए जिनकी माएँ बहुत ज़्यादा थे इसमें एक्सपोज थी नॉइज़ पोल्यूशन को, तो उन बच्चों में दो विकार खास तौर से नज़र आते हैं। एक तो है कि उनकी प्रेगनेंसी जल्दी डिलीवर हो जाती है तो उनका बर्थ वेट लो होता है कंपेयर टू नॉर्मल जो एक्सपोज नहीं हुए उन बच्चों में। जन्म के समय जो बच्चे का वज़न है वो आम बच्चे के मुकाबले कुछ कम मिलता है। दूसरी बात, उन बच्चों को आगे चल के 3 से 5 साल में स्टडी किया जाए तो हाई फ्रीक्वेंसी हियरिंग लॉस की परसेंटेज उन बच्चों में लगभग 3 गुना है नॉर्मल पॉपुलेशन के मुकाबले। मदर ऐसी जगह पे काम कर रही है जहाँ पे तेज आवाज़ आती है तो वहाँ पे सिर्फ 4 या 6 घंटे ही काम करना चाहिए। 4 घंटे से ज़्यादा काम करने से बच्चे के ऊपर ज़्यादा ख़राब असर पड़ता है, इसलिए उन मदर्स को 4 या 5 घंटे से ज़्यादा वाली इंडस्ट्रीज़ के अंदर काम नहीं करना चाहिए। बच्चे रेडियो पर या डिस्को में, स्टीरियो पर या कॉन्सर्ट्स में जो तेज आवाज वाला संगीत सुनते हैं उससे भी उनकी सुनने की योग्यता प्रभावित होती है। अध्ययन से यह पता चला है कि शोर सीखने की क्षमता को घटाता है। इसके कारण पढ़ने और गणित की गणनाएं करने में मुश्किलें आती हैं। पोल्यूशन का एक बहुत इम्पैक्ट होता है बच्चों के ऊपर, क्योंकि अगर आप देखिए अगर जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा शोर हो तो सबसे पहली बात होती है कि वो कंसंट्रेट नहीं कर सकते हैं। तो जो भी वो चीज़ कर रहे हैं उसमें उनकी कंसंट्रेशन नहीं होती, और अगर कंसंट्रेशन नहीं होती है तो इरिटेबिलिटी होती है। सो दैट इरिटेबिलिटी देन कैन हैव फिजिकल मैनिफेस्टेशन। भारत तरक्की के रास्ते पर चल रहा है। तकनीक के क्षेत्र में नई नई खोजें इतनी तेज रफ्तार से हो रही हैं कि इसे औद्योगिक क्रांति का नाम दिया गया है। उद्योग ध्वनि प्रदूषण को सबसे ज्यादा बढ़ाने वाले जरियों में से एक है और इसके कारण हजारों मजदूरों को खतरा पैदा हो गया है। आज के माहौल में ज्यादातर फैक्ट्रियों में ध्वनि का स्तर 70 डेसिबल से ज्यादा होता है, जो कामगारों की सुनने की क्षमता को नुकसान पहुंचाता है और सेहत के लिए खतरनाक है। कभी कभार 100 डेसिबल तक पहुंच जाने वाले शोर को भी खतरनाक नहीं माना जाता, बशर्ते ये औसत तयशुदा स्तर तक ही रहे। कानों में लगाए जाने वाले ईयर मफ या ईयर प्लग शोर को 14 से 20 डेसिबल तक कम करके कानों को पर्याप्त सुरक्षा देते हैं। ध्वनि प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले दशक में शोर का स्तर नई ऊंचाइयों तक पहुंच गया है। शोर के सिलसिले में तयशुदा स्तर है जिनका सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। सूरज ढलने के बाद शोर बंद कर दिया जाना चाहिए। एयर हॉर्न वाले वाहन नियमों की सबसे ज्यादा धज्जियां उड़ाते हैं। विमान, रेलगाड़ियां, ट्रक, बसें, कारें और मोटरसाइकिलें सभी बेहद शोर पैदा करते हैं। असेंबली लाइन से जो भी इंजन निकलते हैं उन सभी से पैदा होने वाले शोर का स्तर 85 डेसिबल से ज्यादा होता है और ये एक ऐसा मसला है जिस पर हमने ध्यान नहीं दिया है। आबादी में बढ़ोतरी होने से इमारतों का निर्माण भी बढ़ता जा रहा है। यहां काम करने वाले कामगार खतरनाक किस्म के औजार इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि जैक हैमर, बुलडोजर, मिक्सर और वाइब्रेटर वगैरह, जिनसे काफी शोर पैदा होता है। विकास से जुड़े जितने भी प्राधिकरण, स्थानीय निकाय या अन्य विभाग हैं, उन्हें विकास संबंधी गतिविधियां चलाते समय या शहर और देश के बारे में योजनाएं बनाते समय ध्वनि प्रदूषण संबंधी सभी पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिए। किसी विकसित होते देश के लिए उसके नागरिकों का स्वास्थ्य एक महत्वपूर्ण मुद्दा होता है। बहुत से इलाकों को साइलेंट जोन बना देना चाहिए ताकि शोर की समस्या से बचा जा सके। जब अर्थ मैटर्स की टीम ने शोर के स्तर को मापने के लिए इन इलाकों का दौरा किया तो उसने पाया कि यहां शोर तयशुदा स्तर से कहीं ज्यादा था। दिन के दौरान शहर के भीतर शोर की अधिकतम सीमा 55 डेसिबल तय की गई है, लेकिन फिर भी ज्यादातर भारतीय शहरों में शोर का स्तर 75 डेसिबल से भी ऊपर पहुंच जाता है। अध्ययन से पता चला है कि यदि कोई व्यक्ति लगातार 90 डेसिबल के शोर का सामना करता है तो वो 20 साल की अवधि में बहरा हो जाएगा। हम शोर का एहसास कई तरीके से करते हैं। कुछ अवसरों पर तो हम शोर को पैदा करने वाले
और इसके शिकार साथ साथ ही बन जाते हैं। त्योहारों के मौके पर पटाखे चलाए जाते हैं। पटाखे चलाकर हमें आनंद हासिल होता है, लेकिन इनका आनंद तभी तक कायम रहता है अगर ये काम एक सीमा में रहकर किया जाए। आंकड़े बताते हैं कि दीपावली के दिन शोर का स्तर 140 डेसिबल तक पहुंच जाता है, जो कानों के लिए बेहद नुकसानदायक है। There is a prescribed time limit during which only crackers can be burst. पटाखों को चलाने का एक तयशुदा समय होता है। ये शाम के 6 बजे से रात के 11 बजे तक चलाए जा सकते हैं। इन्हें पार्क जैसी खुली जगहों में चलाया जाना चाहिए और पटाखे चलाते समय सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम करने चाहिए। हम दीपावली से 1 या 2 दिन पहले इस बारे में खूब जानकारियाँ देते हैं। 2 days before Diwali, there will be a mass education of people so that they know that this is the time limit. त्योहारों और शादियों में संगीत को ऊंची आवाज़ में बजाना और सुनना हानिकारक ही नहीं बल्कि गैर कानूनी भी है। इसके लिए सज़ा भी हो सकती है। ध्वनि एक अहम साधन है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आनंद उठाने के लिए, और अगर यही हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो नुकसानदायक भी हो सकती है और घातक भी हो सकती है। सरकारें शोर को एक पर्यावरण संबंधी समस्या के बजाय एक मुसीबत के रूप में लेती आई हैं। यही कारण है कि ज्यादातर नियमों का पालन म्युनिसिपल अधिकारियों के जिम्मे छोड़ दिया गया है। ध्वनि प्रदूषण को रोकने की योजना तभी कामयाब हो सकती है जब लोग ऐसी कोशिशों में हिस्सेदारी करना चाहें। शादी वाली जगहों के आसपास जो लोग रहते हैं उन्हें शोर के स्तर की वजह से परेशानी नहीं होनी चाहिए। शादियों में संगीत कानून द्वारा तयशुदा वक्त के बाद भी बहुत ऊंची आवाज में बजाया जाना जारी रहता है। मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि कानून तो अपनी जगह है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्व किसी व्यक्ति की चेतना का कि वो नागरिक के तौर पर अपनी जिम्मेदारी किस हद तक निभाता है। That matters much more. स्कूल के बच्चे आज एक महत्वपूर्ण टारगेट ग्रुप हैं। इको क्लब कार्यक्रम पर्यावरण बचाव से जुड़ी गतिविधियों में स्कूली बच्चों की हिस्सेदारी बढ़ाने को प्रोत्साहन देता है। इसके लिए वो जागरूकता पैदा करता है और स्कूल में कई तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित करके इस कोशिश में बच्चों की रुचि जगाता है। हम सब एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां हमें एक दूसरे को बचाना है। हमारे बच्चे कल के नागरिक हैं, लेकिन उनके वर्तमान की रक्षा तो हमें ही करनी होगी। हमारे शहर दुनिया के सबसे ज्यादा शोर वाले शहरों में गिने जाते हैं। हमारे आसपास का शोर हमारे अपने नियंत्रण में है और हम इसे काबू कर सकते हैं। लेकिन इस शोर को तभी काबू किया जा सकता है जब हम अपना बर्ताव बदलें और ये समझ लें कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हम सभी का भविष्य ज्यादा खुशहाल और शांत होगा। ध्वनि, आवाज़, साउंड, इसे न तो हम सूंघ सकते हैं न देख सकते हैं, पर सुन ज़रूर सकते हैं। और जब यह तीव्र हो जाता है तो हमारे लिए घातक भी हो सकता है। एक आवाज़ रहित दुनिया की तो कल्पना भी करना नामुमकिन है। पर आज तीव्र गति से बढ़ते विकास की वजह से वातावरण में ध्वनि की मात्रा बहुत ही बढ़ गई है और ये हमें हानि पहुंचा रही है। एक नया खतरा पैदा हो गया है। ध्वनि प्रदूषण हमारे काबू से बाहर होता जा रहा है और अब हमें ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है जिससे एक नियंत्रण पा सकें हम इस पे और एक शांत वातावरण प्रदान हो सके हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए। तो आज का प्रोग्राम बस यहीं तक। आशा करते हैं आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने सुझाव और सवाल अगर हों तो ज़रूर लिख भेजिएगा। हमें आपके ख़तों का हरदम इंतज़ार रहता है। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम में, एक नई दिशा में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।